लिखिए, these are celestial bodies. These are celestial bodies which may be moon, which revolve around the planets, है ना. These are celestial body which revolves around the planets. प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, उसे क्या कहते हैं? मून. नहीं, कॉल कर लो. समीर अफजल, समीर ऐड हुआ है, समीर अफजल. कॉल कर लो. नहीं कर नहीं रहा, पेंडिंग था. ठीक है. तो moons are the celestial bodies which revolve around the planets. Similar to planets, their orbits are also elliptical, है ना. इनका भी ऑर्बिट इलेप्टिकल ही होता है, इलेप्टिकल शेप का ही ऑर्बिट होता है. जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट में, उसी तरह अर्थ के भी चारों तरफ जो मून है वो घूमता है इलेप्टिकल ऑर्बिट में, है ना. अर्थ के चारों तरफ जो मून घूमता है वो भी इलेप्टिकल ऑर्बिट में. और इलेप्टिकल ऑर्बिट का क्या फीचर है? इलेप्टिकल ऑर्बिट का फीचर क्या है कि एक तरफ जो डिस्टेंस होगा, है ना, पेरीमीटर से, है ना, सर्कमफ्रेंस से, वो दूसरी तरफ से ज्यादा होगा. मतलब एक तरफ छोटा होगा रेडियस और एक तरफ रेडियस बड़ा होगा. यही फीचर है. इलेप्टिकल ऑर्बिट का फीचर क्या है? R2 is greater than R1, है ना. एक तरफ जो रेडियस होगी वो दूसरी तरफ के रेडियस से बड़ा होगा, है ना. और ये जो शॉर्ट वाला रहता है वो उसे क्या बोलते हैं? सन के इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ जब अर्थ घूमती है तो जब लॉन्गेस्ट जो रेडियस होता है उसे क्या बोलते हैं? जब अर्थ यहाँ पे होता है तो उसे क्या बोलेंगे? एपहिलियन, है ना. जो लॉन्गेस्ट रेडियस होगा उसे एपहिलियन और जो शॉर्टेस्ट रेडियस होगा उसे क्या बोलेंगे? पेरीहिलियन, है ना. ये याद रखिएगा, ये टर्म आता है हमेशा. लॉन्गेस्ट जो रेडियस होगा उसे बोलेंगे एपहिलियन और जो शॉर्टेस्ट रेडियस होगा उसे बोलेंगे पेरीहिलियन. तो उसी तरह मून भी अर्थ के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है ना. मून भी अर्थ के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है. और इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, ये अर्थ है मान लीजिए, और इसके चारों तरफ मून घूम रहा है ना. तो यहाँ भी जब यहाँ पे मून होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा मून अर्थ से, इसे बोलेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस को पेरीजी. और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा जब यहाँ पे मून होगा तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे? एपीजी. पेरीजी एंड एपीजी. जैसे यहाँ पे एपहिलियन, हिलियन मतलब सन होता है, हिलियन का मीनिंग हो गया सन, इसलिए एपहिलियन और पेरीहिलियन. इजी का मतलब होता है ग्रीक टर्म में मून, इसलिए एपीजी एंड पेरीजी ना. तो ये अर्थ के लिए है और ये मून के लिए है.
याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, सुपर मून। सुपर मून क्या होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सुपर मून। सुपर मून, सुपर मून किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अर्थ और मून के बीच में, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, इसमें एक रेडियस हमेशा दूसरे से बड़ा होता है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा मून और अर्थ के बीच उसे बोलेंगे पेरिजी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पेरिजी। और जब मून पेरिजी पे होगा यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा तो इसको बोलते हैं सुपर मून। इसको क्या बोलेंगे? सुपर मून, क्योंकि बहुत बड़ा दिखेगा। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा मून अर्थ से तो बहुत ही बड़ा विशाल दिखेगा, इसलिए इसे उस समय क्या बोलेंगे? सुपर मून, है ना। उसे क्या बोलेंगे? सुपर मून। तो सुपर मून क्या है? when the moon is when the moon is when the moon is at the when the moon is at the minimum distance to the earth, minimum distance to the earth, to the earth, it is called super moon। इट इज कॉल्ड सुपर मून। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? सुपर मून, या इसे फुल मून भी बोलते हैं। इसे इसी समय मून हमें फुल दिखाई देता है। फुल मून कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को, है ना, पूरा फुल दिखाएगा, उसी को सुपर मून, है ना। और फुल मून, ठीक है। In that position, moon appears 14% bigger and 26%, sorry, 30% brighter. At this position, at this position, moon appears 14% larger, के नजदीक है, एंड 30% ब्राइटर, चमकीला, क्योंकि जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा लाइट सन के। मून के पास तो अपना लाइट है नहीं, सन के लाइट से रिफ्लेक्ट होकर मून पे अर्थ पे आता है, तो जितना क्लोज होगा ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा, तो ब्राइटर दिखेगा, 30% ब्राइटर। ठीक है। ओके, तो जनरली इस पे क्या होगा? सुपर मून कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, सुपर मून के पोजीशन पे ही जनरली सोलर इक्लिप्स हो जाता है ना। सुपर मून के ही पोजीशन पे क्या हो जाता है? लूनर इक्लिप्स हो जाता है। लूनर इक्लिप्स बताएंगे अभी। लूनर इक्लिप्स क्या है ना। लूनर इक्लिप्स है जैसे सन है और ये अर्थ है ना, ये सन है और ये अर्थ है, तो लूनर इक्लिप्स में क्या होगा? क्या होगा?
मून यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो इसकी पूरी परछाई इस पे पड़ेगी, तो इस पार्ट में मून नहीं दिखेगा, है ना। अर्थ की परछाई पड़ने लगती है मून पे, बीच में अर्थ हो जाता है। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, बीच में मून आ जाता है। सन, अर्थ, ये मून, ये तीन पहले तो तीनों लाइन में होना चाहिए, तीनों लाइन में हो गया और अर्थ बीच में आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स। अब ये तो संभव है ना कि लूनर इक्लिप्स हो और साथ ही साथ ये जो मून है वो शॉर्टेज डिस्टेंस पे हो, शॉर्टेज डिस्टेंस पे हो, तो इसी को कहते हैं लूनर इक्लिप्स के साथ साथ सुपर मून होना। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन अगर कभी हो कि लूनर इक्लिप्स के साथ सुपर मून होना, ये घटना बहुत ही रेयर है। अभी हाल ही में 2015 में दिखाई दिया था कि सुपर मून के साथ साथ लूनर इक्लिप्स हुआ था। इसको लिख लीजिएगा, इक्लिप्स हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। 2015 में और नेक्स्ट ऐसा माना जा रहा है कि 33 में होगा, 33 में। ऑन 27th सितंबर, है ना, ऑन 27th सितंबर 2015, the super moon occurred together with lunar eclipse, चंद्र ग्रहण। लूनर मतलब चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा और सन के बीच में अर्थ आ जाए और अर्थ की पूरी परछाई सन पे, मतलब सन का लाइट चंद्रमा तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो चंद्र ग्रहण, चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है ना। तो विथ लूनर इक्लिप्स, टुगेदर विथ लूनर इक्लिप्स 2015 में हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, नेक्स्ट co-occurrence of super moon and lunar eclipse will occur in 2033। ऐसा स्पेकुलेशन है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है क्या होगा। इन वो पोजीशन के आधार पे होता है कि घूमते घूमते ऐसा पोजीशन आएगा, सुपर मतलब सुपर मून। देखिए यहाँ पे देखिए, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। मून इसके चारों तरफ घूम रहा है, सन सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। सन जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो ऐसा कितना पोजीशन बन सकता है जहाँ पे तीनों एक लाइन में हो? बहुत सारा पोजीशन है, मतलब दो पोजीशन है, ठीक है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, यही दोनों हो सकता है ना। इसमें तो ये होता है, क्या कहते हैं इसको, ये तो सोलर इक्लिप्स है। जब चंद्रमा बीच में आ जाए सन और अर्थ के, तो वो सोलर इक्लिप्स है। लूनर इक्लिप्स कब होगा? जब पृथ्वी बीच में आ जाए, यानी इसी पोजीशन पे आएगा, है ना। तो ये घटना रियल होता है, जैसे 2015 में हुआ, तब अब बता रहा है कि 2033 में होगा, कि जब यहाँ पे आ जाए ना, शॉर्टेज डिस्टेंस पे। देखिए और पोजीशन हो सकता है ना, इसमें नहीं हो सकता है ये यहाँ पे रहे तो, और तो ये तो और नहीं होगा। ऐसे नहीं है ना, ये तो सीधा दिखा रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पे आ गया और यहाँ अर्थ का ऐसा पोजीशन कि सन यहाँ पे रहे, अर्थ समझ नहीं रहा है, यहाँ पे अर्थ है, किसी भी पोजीशन पर में स्ट्रेट लाइन बनाएगा तभी एग्जिस्ट करेगा। हाँ बिल्कुल।
लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि पेरिजी पे नहीं आया, वो मून पेरिजी पे नहीं हो। हाँ नॉर्मल इक्लिप्स, वही समझा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे पोजीशन है जिसमें तीनों स्टेट में आ जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पेरिजी पे हो, है ना। जब पेरिजी पे होगा तो सुपर मून भी होगा और इक्लिप्स भी होगा, यही बता रहे हैं। और ये बहुत ही रेयर घटना है, 2015 में ऐसा देखा गया है, ये एग्जैक्ट डेट है, ये एग्जैक्ट है, इस दिन हुआ था। अब आगे का पता नहीं, स्पेकुलेशन है कि 2033 से पहले नहीं होगा, यानी 2033 में हो सकता है, ऐसा हो मानना है। में ले लीजिए, बिल नहीं, में मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है उसके आधार पे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो। 24 भी जा सकता है या फिर 32 के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। तो में अकर। नेक्स्ट है ब्लू मून, ये सब कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, है ना। ब्लू मून, सुपर मून समझ गए क्या है, अब है ब्लू मून। ब्लू मून, ब्लू मून क्या है? देखिए ब्लू मून क्या होता है, जब जैसे टू फुल मून इन अ कैलेंडर मंथ, एक एक कैलेंडर मंथ में कितने फुल मून होते हैं? एक कैलेंडर मंथ मैक्सिमम दो ही होता है ना। पूर्णिमा बोलते हैं उसको, फुल मून को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा, है ना। और न्यू मून को अमावस्या, है ना। अमावस्या के बाद स्टार्ट होता है धीरे धीरे मून दिखना, जैसे न्यू मून में तो कुछ नहीं दिखेगा, उल्टा बोल रहे हैं। फुल मून पूर्णिमा को ही बोलते हैं ना, पूर्णिमा, है ना। तो पूर्णिमा को पूरा देखते हैं, पूरा चांद दिखता है, पूरा उजाला रहता है रात में भी, पूरा चांद, फिर धीरे धीरे चांद घटते जाता है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, उसको कहते हैं न्यू मून। न्यू मून को इंग्लिश में न्यू मून और हिंदी में अमावस्या, उस दिन कुछ भी नहीं दिखेगा। न्यू मून मतलब कुछ भी नहीं, है ना। जीरो मून नहीं बोलते उसको, न्यू मून बोलते हैं। न्यू मून मतलब चांद अभी आने वाला है, फिर अमावस्या के अगले दिन से चांद धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो, जैसे न्यू बर्थ कैसे होता है बेबी का, ये पूरा साइकिल है। और यही साइकिल पूरा मंथ, हमारा जो कैलेंडर था ना वो लूनर, उस पे कैलेंडर था, लूनर के पोजीशन पे, मून के पोजीशन पे हमारा कैलेंडर बनाया गया था, है ना। जो अमावस्या, द्वादशी, त्रयोदशी ऐसे करके बनाया गया ना, चतुर्दशी, है ना। हाँ वही लूनर कैलेंडर ही हम लोग यूज करते थे, और उसी के पोजीशन के आधार पे हमने कैलेंडर बनाया था, और वो एग्जैक्ट था। जनवरी फरवरी ये सब वो नहीं है, एक तारीख 2 तारीख, है ना। और हर 15 दिन पे आपका पूर्णिमा होता था, और हर उसके 15 दिन पे अमावस्या, यानी एक महीने में मैक्सिमम हो सकता है वो अगला महीना चल जाए, या एक ही महीना में मैक्सिमम 2 पूर्णिमा हो जाए, 2 फुल मून डे हो जाए। तो अगर किसी मंथ में 2 फुल मून डे होता है, तो उसमें जो दूसरा फुल मून डे होगा सेकेंड वाला, उसको कहते हैं ब्लू मून, ठीक है। तो इसको लिखिए, इन केस ऑफ अक्रेंस, in case of occurrence of two full moon day, in case of occurrence of two full moon day, the second moon is referred as a blue moon. The second moon is referred as blue moon. बहुत सारा अभी भी हमारा जो पर्व है डिसाइड होता है ना, कभी कभी हो जाता है कि कोई लोग बोल रहा है कि होली इस दिन होगा, कोई बोल रहा है उस दिन, ये मून के आधार पे ही डिसाइड होता है ना। और ये सिर्फ हिंदू धर्म में। हेलो, यस, ठीक है, कोई नहीं है, कोई कनेक्टेड नहीं, ठीक है। तो द सेकंड मून इज रेफर्ड एज ब्लू मून, इसको ब्लू मून कहेंगे। दिस कंडीशन दिस कंडीशन अकर्स आफ्टर एवरी 2 or 3 years, ये हमेशा नहीं होता है। दिस कंडीशन, वही जो 27 के हिसाब से निकालते हैं ना,
This condition occurs after every 2 or 3 years. हर 2 या 3 साल के बाद होता है ब्लू मून वाला। तो ऐसा इक्वेशन एक बैठता है ना, उस हिसाब से every 2 or 3 years. In August 2012 टू फुल मून अकर्ड। एक हुआ था 2 and 31 अगस्त, इसको एग्जांपल में लिख सकते हैं, है ना। ऑन इन अगस्त 2012, इन अगस्त 2012। देखिए इंग्लिश कैलेंडर तो अपना चल ही रहा है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। अब मून को देख रहा है, 2 फुल मून डे हो गया, है ना, क्योंकि मून का तो अपना साइकिल है। अब उसमें 2 हो गया तो उसी को ब्लू मून बोल दिया, है ना, सेकंड वाले को ब्लू मून बोल दिया। तो ये अभी अगस्त 2021 में, सॉरी अगस्त 2012 में हुआ था। इन अगस्त 2012 2 फुल मून्स अकर, 2 फुल मून्स अकर, ठीक है। 2 फुल मून अकर्ड कब कब हुआ था? एक 2 एंड दूसरा 31। कितना दिन का अंतर हो गया? लगभग 27 दिन। ऑन 2 एंड 31, क्योंकि 27 का चलता है तो उसी हिसाब से वो 27 एग्जैक्ट है यार, अप्रॉक्स है, 27 पॉइंट समथिंग है। तो उसी हिसाब से आते आते एक ऐसा टाइम आता है कि एक ही मंथ में, जॉर्जियन कैलेंडर के एक ही मंथ में वो 2 फुल मून डे हो जाता है। तो ऑन 2 एंड 31 अगस्त हुआ था अभी, और भी बाद में हुआ होगा। अभी लेटेस्ट डाटा 18 में भी हुआ है। अरे ये पहले का प्रिंट है क्या? 18 में भी हुआ है, जनवरी 18 में, 2 एंड 31 जनवरी 18 को हुआ है। हाँ, इसमें ऐसे लिख सकते हैं रिसेंटली और इन जनवरी 2018 blue moon occurred 2 and जब भी होगा लगभग ऐसे ही होगा सिचुएशन। 31 जनवरी, 2 एंड 31 जनवरी, है कि नहीं? क्लियर है? ब्लू मून पे आ चुका है क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा। 15 में भी हुआ था, लेटेस्ट 18 में हुआ है। 15 में भी 2015 2018 ये 15 में भी हुआ था। इसके बाद 15 का भी लिख लीजिए। जुलाई में हुआ था 15 में, सेम सिचुएशन। अगर किसी साल ब्लू मून 2 से अधिक हो जाए, 2 या 2 से अधिक हो जाए, जनरली किसी साल में, इस साल क्या 2-3 साल पे एक बार होता है ना, लेकिन अगर किसी साल ये इवेंट जो ब्लू मून वाला इवेंट है वो 2 बार हो जाए या 2 से अधिक हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ब्लू मून ईयर बोलते हैं। अच्छा, 2018 ब्लू मून ईयर भी था। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी साल अगर ये इवेंट 2 या 2 से अधिक हो जाए, ऐसे तो जनरली एक ही बार होता है, वो भी 2-3 साल में। इफ blue moon occurs 2 or more in a year, 2 or more times in a year, then the year is called blue moon year.
then the year is called blue moon year. अगर किसी मंथ में किसी साल में 2 या 2 से अधिक मंथ में ब्लू मून का कंडीशन आ जाए, यानी 2 फुल मून डे हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? ब्लू मून ईयर। जैसे 2018 एग्जांपल, 2018 2 बार हुआ था, कब कब हुआ है ये नहीं दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ब्लड मून। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ब्लड मून। ब्लड मून, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या है ना, ब्लड एक मतलब ये जो क्यों बोला गया है इसको, व्हेन फोर लूनर इक्लिप्स, है ना। हो जाएगा। 4 ऐसे लिखिए, 4 लूनर इक्लिप्स, eclipse 4 lunar eclipse occurred in a row, that occurs in a row is called blood moon. ब्लड मतलब एक तरह से चंद्र ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता है ना, मतलब एक तरह से ऐसा माना जाता है कि उस पे ग्रहण लगा, घायल हुआ, 4 बार लगातार अगर आ जाए तो उस चारों को क्या बोलेंगे? ब्लड मून, यानी लहूलुहान हो गया जो चंद्रमा है। ठीक है, उसको नहीं, ईयर नहीं, 4 जो लगातार, जैसे कि 15 में हुआ, 16 में, ऐसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, तो इन चारों को ब्लड मून बोलेंगे, जो लगातार 4 रहेगा, है ना, उस 4 को ब्लड मून बोलेंगे। देखिए तो जैसे एक हुआ था, बताते हैं इसमें, मतलब एक ईयर में लगातार मतलब तुरंत तुरंत होने लगे, है ना। जैसे नहीं, इस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको वो करेंगे, टोटल यहाँ देंगे, टोटल, टोटल समझ रहे हैं, पूर्ण। एक होता है ना कि नहीं, न्यूज में आता है कि अर्ध चंद्र ग्रहण, मतलब थोड़ा सा पार्ट उसका दिखेगा, थोड़ा नहीं दिखेगा। टोटल जब वो लगातार 4, उसको कहेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, टोटल, टोटल मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण 4 लगातार। जैसे इसका एग्जाम्पल अभी मैं देकर बताता हूँ, एग्जाम्पल क्या है, कब कब हुआ है ये, क्योंकि टोटल लूनर इक्लिप्स होना रेयर है, रेयर, और ये 4 लगातार हो रहा है, लगातार बार, तो उसको ब्लड मून कहेंगे। जैसे ठीक है, जैसे कि एक हुआ था अप्रैल, एग्जाम्पल अप्रैल 2014 में, दूसरा इसी का हो गया, लगातार 4 होना चाहिए टोटल लूनर इक्लिप्स। उसके बाद हुआ था अक्टूबर 2014 में,
अक्टूबर 2014 में। तीसरा जो हुआ था इसी सीरीज का, एक सीरीज को बोलते हैं, एक सीरीज को, मतलब चार जो सीरीज है ना लगातार हुआ, फिर बीच में गायब हो जाएगा, फिर एक बार कभी कभी रेयरली चार एक ही साथ लगातार होगा टोटल लूनर इक्लिप्स। फिर एक हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल, नहीं थर्ड जो है अक्टूबर, अक्टूबर तो लिखे अप्रैल, अप्रैल के बाद अक्टूबर, थर्ड वन अप्रैल 2015 और एक सितंबर 2015, अप्रैल 2015 और एक सितंबर 2015, ये चार एक सीरीज बना ना, चार का, इसके बाद नहीं हुआ फिर, है ना। तो ये जो चार चार लगातार जो लूनर इक्लिप्स हुआ एक ही रो में, है ना, उसको टोटल लूनर इक्लिप्स हुआ, उसे क्या बोलेंगे, ब्लड मून, ब्लड मून इक्लिप्स या ब्लड मून। हाँ हाँ, अक्टूबर 2014, अप्रैल 2015, सितंबर 2015, ये चार हुआ था लगातार टोटल लूनर इक्लिप्स। टोटल मतलब कि पूरा डार्क, है ना। जनरली इक्लिप्स जब आता है तो जनरली रेडिश दिखता है, पूरी तरह से ब्लैक, मतलब पूरी तरह से वो नहीं हो पाता है, रेडिश दिखेगा मून। लेकिन जब टोटल लूनर इक्लिप्स तब ब्लैक आउट हो जाता है, एकदम कंप्लीट अंधेरा हो जाता है। ठीक है, 2018 में भी स्टार्ट हुआ है अभी, 2018 का थोड़ा देखना होगा, 2018 में भी स्टार्ट हुआ है लड़नी। 2018 का लोग इस बुक में दिया नहीं है, हमने सब 2018 में हुआ है। ब्लड मून 2018, हाँ इस बार भी, इस बार तो लॉन्गेस्ट टोटल लूनर इक्लिप्स हुआ है सेंचुरी का, सदी का सबसे लॉन्गेस्ट हुआ है, 27 जुलाई को, 21st century take place this Friday, that was longest total lunar eclipse। मतलब जब भी चार लूनर इक्लिप्स एक साथ होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ब्लड मून। तो इस बार 2018 में दिखा है, 15 तक तो हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, 2018 में एक तो एक हो गया है। Total phase of blood moon eclipse of July 27 will last 1 hour and 43 minutes, during which Earth natural satellite will turn on red or ready to from start to finish. The entire celestial event will last 14 hours. Eclipse won't be visible to viewers. बट ये अभी जब तक होगा नहीं, इसे कैसे ब्लड मून बोल सकते हैं। जब तक अभी चार नहीं हो इसे ब्लड मून कैसे बोलेंगे। ये ब्लड मून का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। मैंने ज्यादा बुक में कवर नहीं किया ये सारी चीजें। अच्छा, इसीलिए ब्लड मून बोलते हैं। ऐसे तो इसमें बोल रहा है ना, अच्छा एक मिनट ओके, इसमें गलत दिया हुआ है फिर तब, इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है किताब में।
ये टोटल लूनर इक्लिप्स को ही ब्लड मून बोला जाता है। ठीक है, और इसको कुछ और बोला जाता है, देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज कीजिए, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। इसको कहा जाता है लूनर, बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि जान गलत हुआ है। ठीक है, लूनर इसको टेट्राड बोलते हैं, लूनर टेट्राड। Four total lunar eclipse that occurs in a row is called lunar tetrad। जनरली आपको किताबों में नहीं मिलेगा, सब नए नए फाइंडिंग्स होते रहते हैं ना, तो वहां से आता है। फोर टोटल लूनर इक्लिप्स, जैसे नया कुछ इवेंट हुआ उसको कुछ नाम दे दिया साइंटिस्ट, है ना। तो 4 घटना हुई 2014 में, है ना, अप्रैल 2014, अक्टूबर 2014, 15 नवंबर, जहां पे टोटल लूनर इक्लिप्स होना चाहिए, है ना। और दैट occurs in a row is called lunar tetrad, मतलब 4, है ना। और इसको बोलते हैं ब्लड मून। ब्लड मून किसको बोलते हैं? टोटल लूनर इक्लिप्स को बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वो रेडिस में, रेडिस की तरफ दिखाई देता है। टोटल लूनर एक्लिप्स is called blood moon because इसलिए डाउट हुआ क्योंकि अभी जो इवेंट हुआ है 2018 में, अभी 4 तो हुआ नहीं है, अभी सिर्फ एक हुआ है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट था। तो ठीक है, तो लूनर टेट्राड क्या हुआ? जब 4 टोटल लूनर इक्लिप्स एक ही रो में, एक ही लगातार, मतलब कुछ अंतराल के टाइम में, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना के अंतर में 4 एक साथ टोटल लूनर इक्लिप्स हो जाए, उसे कहेंगे लूनर टेट्राड। और यानी 4 ब्लड मून अगर हो जाए इन अ रो, छोटे छोटे अंतराल में, 2 महीना 4 महीना के अंतराल में, उसे बोलेंगे लूनर टेट्राड। और ब्लड मून क्या है? ब्लड मून है टोटल लूनर इक्लिप्स को ही ब्लड मून बोला जाता है। टोटल लूनर इक्लिप्स को यानी पूर्ण चंद्रग्रहण को ही ब्लड मून बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट अपीयर्स रेडिश इन कलर, बिकॉज इन दिस केस, बिकॉज in this case moon appears reddish in color, पूरा लाल की तरह दिखता है, इसीलिए इसे ब्लड मून कहते हैं। क्लियर हो गया, है ना। और ये जो एक ब्लड मून लेटेस्ट हुआ है 2018 में, वो लॉन्गेस्ट सेंचुरी का, न्यूज में भी था ये, सेंचुरी का लॉन्गेस्ट लूनर इक्लिप्स है, टोटल लूनर इक्लिप्स, है ना, ब्लड मून ऑफ 2018। ब्लड मून ऑफ 2018, ब्लड मून ऑफ blood moon of blood moon मतलब टोटल लूनर इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स ऑफ 2018 कब हुआ था? ठीक है, 2018 जुलाई 27th and 28th जुलाई, 27th and 28th जुलाई
is the largest eclipse of the century. लार्ज इक्लिप्स ही मतलब सबसे लंबा चंद्र ग्रहण था, लार्जेस्ट इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स, मतलब कोई भी इक्लिप्स में सबसे लंबा इक्लिप्स था ये लूनर ही लिखिए, लार्जेस्ट का है, लॉन्गेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट लूनर इक्लिप्स ऑफ दिस सेंचुरी। हाँ मतलब ऐसा होगा, हुआ होगा 12 बजे से पहले हुआ होगा, 11 बजे है ना रात में, ठीक है। ये था 1 hour and 43 minutes का, the longest lunar eclipse of century. It was of 1 hour, but ज्वाइन नहीं हुए, 1 hour 43 मिनट। ज्वाइन लाइव करके आ रहा होगा, दो लोग हैं, रुबुल और समीर, समीर और रुबुल दोनों की उससे ज्वाइन लाइव करके आता है। इट वाज ऑफ 1 hour and 43 minutes। अभी तक का सबसे लंबा ब्लड मून या फिर लूनर इक्लिप्स बोल सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए ये टोटल लूनर इक्लिप्स था, इसलिए इसे ब्लड मून कहा गया है। चलिए ये कुछ करेंट से मैंने लिखाने की कोशिश की है, किताबों में आपको जनरली नहीं मिलेगा, है ना, ये न्यूज में आता रहता है। ओके नेक्स्ट है एक है सुपर ब्लू ब्लड मून। ये क्या होगा, ये भी एक टर्म आया था अभी, सुपर ब्लू ब्लड मून। जैसा कि नाम ही है, नाम सजेस्ट कर रहा है तीनों का कॉम्बिनेशन था, है ना, सुपर ब्लड मून। सुपर भी हो, सुपर का मतलब पेरिजी पे हो, सबसे नजदीक हो, ब्लू हो, ब्लू मतलब दो, है ना, दूसरा वो पूर्णिमा हो, सेकंड पूर्णिमा हो, और वो टोटल है ना। सुपर ब्लू ब्लड मून का मतलब, ब्लड मून तो बताए टोटल लूनर इक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण, है ना, ब्लड मून का मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल लूनर इक्लिप्स। ये सुपर ब्लड मून का मतलब क्या हुआ, सुपर मून का मतलब पेरिजी पे हो यानी अर्थ से सबसे नजदीक बड़ा दिखे। ब्लू का मतलब, ब्लू मून का मतलब सेकंड एक ही मंथ में जब वो वाला फुल मून होता है तो सेकंड वाले फुल मून को क्या बोलते हैं, ब्लू मून। सुपर ब्लू मून भी हो यानी सेकंड वाला जो फुल मून है उस पे पेरिजी पे हो मून, और साथ ही साथ टोटल लूनर इसको, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बहुत ही रेयर इवेंट है इस तरह से कॉम्बिनेशन करके आप क्वेश्चन दे सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है अभी अपने ट्रेंड चेंज कर रहा है। यूपीएससी को आप देखेंगे ना हमेशा ज्योग्राफी में खासकर वो बुक से बाहर जाना चाहता है ना, बुक की जो चीजें हैं एनसीईआरटी में जो देखे कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सारी चीजें, क्योंकि ये अभी नए नए स्टडी किया जा रहा है, हो सकता है कल कुछ और इवेंट हो, है ना, इसको कुछ और नाम दिया गया है, तो ये सारी चीजें आपको यूपीएससी पूछती है। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट मून, बाकी इंफॉर्मेशन तो बहुत वो है, वो कहीं भी आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट है मीटर्स एंड मेटेराइट्स, मेटियोर्स एंड मेटेराइट्स, meteors and
मेट्रोराइट्स मेट्योर्स एंड मेट्योराइट्स। मेट्योर्स क्या है? मेट्योर्स क्या होता है? क्या होता है मेट्योर्स? एस्ट्रॉइड इज डिफरेंट थिंग। एस्ट्रॉइड क्या होता है? मार्स और जुपिटर के बीच में जो प्लेनेट नहीं बन पाया है ना, जो डेब्रीज है वो घूमता रहता है सन की तरह, तो वो है एस्ट्रॉइड। मेट्योर्स क्या है ना? मेट्योर्स डस्ट और गैस पार्टिकल्स का एक सेलेस्टियल बॉडी है जो जो अर्थ के ग्रेविटी में कभी-कभी या किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटी में उसकी तरफ आ जाता है। एस्ट्रॉइड क्या होता है? वो घूमता ही रहता है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उसके चारों तरफ घूमता रहेगा। लेकिन मेट्योर्स क्या है? वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुस सकता है ना मेट्योर्स। तो वो है क्या? डस्ट और गैस पार्टिकल्स का है। जैसे आपने सुना होगा मेट्योर्स टकराने वाला है अर्थ से। तो मेट्योर्स क्या होता है? जब तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आया है तब तो मेट्योर्स है। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो वो जलने लगता है फ्रिक्शन के कारण, और जलने के बाद जो बचा हुआ भाग अर्थ पे गिरता है उसे कहते हैं मेटियोराइट्स। राइट्स का मतलब होता है जलाना। राइट्स का मतलब क्या होता है? जलाना। किसे बोलते हैं ना, राइट्स मतलब जलाना। मेटियोर्स क्या हुआ? जो पार्टिकल्स अभी तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आए, अभी तक जला नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? मेटियोर्स। लेकिन जब वो जल गया फ्रिक्शन के कारण और जलने के बाद जो पार्ट अर्थ पे गिर गया उसे मेटियोराइट्स। ठीक है, यही अंतर है। तो सबसे पहले लिखेंगे मेटियोर्स आर सेलेस्ट्रियल बॉडीज, मतलब खगोलीय वस्तु है, सेलेस्ट्रियल बॉडीज मेड अप ऑफ डस्ट एंड गैस पार्टिकल। डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स, डस्ट और गैस का बना होता है। मेटियोर्स क्या होते हैं? क्लियर नहीं है? मेटियोर्स क्या होते हैं? Meteors are celestial bodies which are made up of dust and gaseous particles. After coming under the influence of after coming under the influence of after coming under the influence of Earth's gravity, after coming under the influence of Earth's gravity, they move with a great velocity towards the Earth. They move with the great velocity towards the Earth. बहुत तेज हो जाता है उनका स्पीड, और उसी तेज स्पीड के कारण है ना रुबुल। क्या क्लियर नहीं हुआ? मेटियोर्स क्या होता है? देखिए हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं मेटियोर्स क्या होते हैं। मेटियोर्स एंड मेटेओराइट्स सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सेलेस्टियल बॉडी में वन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी कौन है? सेलेस्टियल मतलब खगोलीय वस्तु जो यूनिवर्स में है। यूनिवर्स में जितनी भी वस्तु है उसे क्या बोलते हैं? खगोलीय वस्तु। उसमें एक मेटियोर्स एंड मेटेओराइट्स भी है। तो मेटियोर्स क्या होते हैं? ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जो डस्ट और गैस पार्टिकल्स का बना हुआ है ना। डस्ट जो एटमॉस्फेयर में डस्ट है और गैस, उसको मिला के एक मेटियोर्स बना हुआ है। आफ्टर कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अर्थ में जब आता है तो बहुत तेजी से अर्थ के अंदर मूव करने लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। उसके कारण फ्रिक्शन होता है, उसके बाद आग लगता है उसमें, है ना, टुवर्ड्स द अर्थ एंड दे स्टार्ट शाइनिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन। इसलिए इसे इन्हें शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। दे स्टार्ट बर्निंग, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एंड दे स्टार्ट बर्निंग। शूटिंग स्टार बोलते हैं कि टूटा हुआ तारा ऐसे घूमता है। कभी कभी आपने आसमान में देखा होगा, जैसे मूवी में आप देखना विश मारना चाहिए, टूटा हुआ तारा दिख रहा है ना, वो यही रहता है शूटिंग स्टार।
ऐसे ऐसे गुजरता है एकदम से जलता हुआ, वो मेटियोर्स रहते हैं, है ना। और जो पार्ट गिर जाता है अर्थ पे उसको मेटेओराइट्स बोलते हैं। टुवर्ड द अर्थ एंड दे स्टार्ट बर्निंग, and they start burning due to friction, due to friction, है ना, due to friction. Hence they also called as, hence they are also called as shooting star, shooting star. ये आग के कारण, बर्निंग के कारण इनको लाइट दिखता है, ऐसा नहीं कि इनका खुद का लाइट है। शूटिंग स्टार, बर्न होने के कारण ये जलते हुए दिखाई देते हैं, जलते हुए गुजरते हैं अर्थ के आसपास से, शूटिंग स्टार। उसके बाद मेटेओराइट्स क्या है फिर, तो मेटियोर्स विच आर लार्ज इन साइज, है ना, इसके बाद लिखेंगे मेटियोर्स जो लार्ज साइज का रहता है वो पूरी तरह से जल नहीं पाता, है ना, और बिना जला हुआ ही, ऐसे तो जो छोटा है वो पूरा जल के राख हो जाता है ना, राख हो के धुआं के रूप में दिखता है, लेकिन जो जल नहीं पाता उसका आधा जला हुआ पार्ट अर्थ पे गिरता है, उसी को मेटियोर्स व्हिच आर लार्ज do not burn completely, do not burn completely, do not burn completely and reach the surface of the earth, and reach the surface of the earth unburned, reach the surface of the earth unburned, and called meteorites, meteorites. समझ में आ गया मेटियोर्स और मेटियोराइट्स में क्या अंतर है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मेटियोर्स है क्या, मेटियोर समझ गए तो मेटियोराइट समझ जाएंगे। मेटियोर्स असंख्य जो इनफाइनाइट सेलेस्टियल बॉडी, उनमें से एक सेलेस्टियल बॉडी है हमारा मेटियोर्स। मैंने पढ़ाया था सोलर सिस्टम में कि मेटियोर्स भी सोलर सिस्टम के पार्ट है। सोलर सिस्टम में कौन कौन था, प्लैनेट, सैटेलाइट, मेटियोर्स, एस्टेरॉइड और कॉमेट, यही सारी चीजें थी ना। सन, सॉरी सन तो मेजर है, इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि चीफ, हाँ तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो सोलर सिस्टम में सन है, प्लैनेट है, सन तो मेन है, सन से ही हमारी एनर्जी होती है। हर सिस्टम में एक स्टार मेन होता है, क्योंकि सारा एनर्जी वही देता है ना। एनर्जी का सोर्स कौन है, स्टार, उसी में सारा चीज हो रहा है, उसी से लाइट और एनर्जी। उसी तरह सोलर सिस्टम में स्टार कौन है, सन, और उसके अलावा प्लैनेट्स हैं, उसके अलावा आपके, ठीक है, सैटेलाइट्स हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं, उसके अलावा मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा कॉमेट्स हैं, है ना, एस्टेरॉइड है, और भी चीजें हैं। तो यहाँ पे मेटियोर्स भी क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि सोलर सिस्टम का पार्ट है, और ये डस्ट और गैस से बना हुआ है, और ये घूमता रहता है। कभी किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में चला जाता है, कभी कभी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आने लगता है ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वो अर्थ की तरफ खींचा आने लगता है ना। और जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है तब बहुत तेजी से मूव करने लगता है अर्थ की तरफ, है ना, ड्यू टू अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण बहुत तेजी से, और उस स्पीड के कारण फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होता है ना, घर्षण, है ना। जब दो सरफेस मूव करते हैं रिलेटिवली एक दूसरे से तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन से क्या होता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग, और हमें दिखता है कि शाइनिंग या बर्निंग, और इसलिए उसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। मूवी में दिखाता है कि विश कर लो, वो शूटिंग स्टार गुजर रहा है ना, बोलता है कि सब टूटा हुआ तारा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको शूटिंग स्टार। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेटियोर्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि पूरी तरह से जल नहीं पाते, और आधा जला हुआ पार्ट, जैसे लकड़ी कैसे आधा जला हुआ था, जो अर्थ पे गिरता है सरफेस पे, उसे क्या बोलेंगे, मेटियोराइट्स। समझ में आ गया, क्लियर, मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमेट्स। कॉमेट्स है ना, कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है? जैसे हिंदी में पुच्छल तारा कहते हैं, पूछ में आग लगा हुआ है, लेकिन कभी, और उसका जो टेल होगा, वो टेल होता है आईसी क्रिस्टल का बना होता है, उसमें आग लगा हुआ रहता है ना, और वो टेल हमेशा सन से दूर होता है। उछल तारा जो होगा कॉमेट्स, देखिए ऐसे कुछ रहता है, ये सन है, जहां भी रहेगा ना, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, टेल क्या होगा, मतलब टेल किधर रहेगा हमेशा, तो टेल हमेशा, हाँ, अर्थ से दूर रहेगा, ये आग लगा हुआ रहेगा इसमें, है ना, कॉमेट्स, और ये सन से दूर रहेगा, यहां भी रहेगा तो ये ऐसा ही रहेगा, सन से दूर रहेगा इसका टेल, ठीक है, और घूमता रहता है ये। तो कॉमेट्स क्या है? ये सन हुआ, कॉमेट सन के चारों तरफ घूमता रहेगा, और इसका जो जो टेल है ना, वो सन से दूर रहेगा, हमेशा सन से दूर रहेगा, और जलता हुआ रहेगा, बर्निंग रहेगा, है ना। फोटो ये सब का देखिएगा आप नेट पे, बहुत क्लियर होता है ये सारी चीजें, है ना। तो कॉमेट्स आर द स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज। कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स आर small celestial bodies ऑर्बिटिंग द सन। सन के, अभी बताया मैंने, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जैसे प्लैनेट घूमते हैं, ये भी घूमते हैं सन के चारों तरफ। तो याद रखिएगा कौन कौन, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना, कौन कौन सन के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है। तो कॉमेट्स भी घूमता है, एस्ट्रॉइड भी घूमता है, एस्ट्रॉइड भी अभी पढ़ेंगे, वो भी एस्ट्रॉइड बेल्ट में, मार्स और जुपिटर के बीच में, सन के चारों तरफ, इसलिए उसे मिनी प्लैनेट भी बोला जाता है एस्ट्रॉइड को, अभी पढ़ेंगे इसके बाद, कॉमेट्स के बाद। तो कॉमेट्स भी सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो कॉमेट्स आर द स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग द सन, ऑर्बिटिंग द, लेकिन घूमते घूमते जहां भी रहे, जिस पोजीशन पे, टेल उसका दूर रहेगा, ऑर्बिटिंग द सन, है ना, ऑर्बिटिंग द सन, मेड अप ऑफ डस्ट एंड नॉन वोलेटाइल ग्रेन्स, मेड अप ऑफ डस्ट एंड नॉन वोलेटाइल particles, non volatile particles, non volatile क्या होता है? जो जल्दी नहीं चले, volatile होता है, volatile जो इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ये होता है ना volatile। नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर में कन्वर्ट इजिली नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे अगर volatile हो, अगर volatile रहता तो तुरंत वेपर में कन्वर्ट होता, तो जलता नहीं रहता। लॉन्ग टर्म तक कौन जलेगा? जो नॉन वोलेटाइल हो। अगर वोलेटाइल होगा तो ज्यादा देर तक जलेगा, तुरंत वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉमेट्स में क्या होता है, वो लगातार जलता रहता है, उसके जो टेल है वो लगातार जलती रहती है, इसका मतलब वो नॉन वोलेटाइल है। विदाउट ऑक्सीजन नहीं, बिना ऑक्सीजन का तो जल ही नहीं सकता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, हाँ सोलर सिस्टम में, हाँ अर्थ नहीं, ये तो अर्थ में, हाँ स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होगा तो जलता कैसे? देखिए जो नॉन वोलेटाइल चीजें होती है, जो वोलेटाइल चीजें होती है ना, उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। वोलेटाइल मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वेपर में कन्वर्ट होता है ना। जो नॉन वोलेटाइल चीजें होती है वहां पे जलने के लिए वो अलग ही, अब सन कैसे जल रहा है? सन में तो अपना फ्यूजन रिएक्शन है, वहां से जल रहा है, यहाँ पे हो सकता है कोई प्रोसेस हो, अभी पढ़ेंगे, इसको कहते हैं आउटगैसिंग। जो गैस है ना, इसमें गैस का बना हुआ है, अभी बताएंगे, गैस का भी है, और नॉन वोलेटाइल गैसेस है। नॉन वोलेटाइल गैसेस मतलब ऐसा गैस जो वोलेटाइल नहीं हो, तो गैस सन के गर्मी के कारण वो आग लगता है उसमें, सन के प्रेजेंस के कारण उसमें आग लगता है उस गैस में। जैसे मीथेन गैस है, कुछ ऐसे गैसेस है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलते हैं, जलते हैं कि नहीं? इसको कहा जाता है
नहीं नहीं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। बिना ऑक्सीजन का भी जलता है। बहुत सारे ऐसे गैस है ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब भी वो जलेगा, है ना। तो ऐसे गैसेस का ये बना होता है। अभी इसमें लिखवाते हैं आगे। एंड आइस, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स एंड आइस, या फिर यहां से ऑक्सीजन लेता होगा। एग्जैक्ट तो नहीं इसमें आइडिया है, ठीक है। while passing close to the sun it releases gas, while passing through the sun, while, लेकिन मुझे लगता है यही ऐसा ही है, जो ऐसे गैस है जो सन के गर्मी के कारण जलते हैं, है ना। while passing through the sun releases gases, close to the sun, close to the sun it releases gases। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आउटगैसिंग। तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि आउटगैसिंग इज रिलेटेड विथ व्हिच सेलेस्टियल बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आउटगैसिंग, मतलब गैस का निकलना कोई क्या बोलते हैं, आउटगैसिंग। तो कॉमेट क्या है, एक ऐसा बॉडी है जो नॉन वोलेटाइल, मतलब जलने के बाद ये तुरंत वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल मतलब जलने के बाद तुरंत वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको नॉन वोलेटाइल, इसलिए ये जलता रहता है। नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब पार्टिकल्स कौन हो गए, आप समझ ही रहे होंगे, गैस है और साथ ही साथ आइस का पार्टिकल है। आइस और गैस का से बना हुआ है, नॉन वोलेटाइल गैस से बना हुआ है, यानी जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा वो। और while passing close to the sun it releases gases, ये गैस रिलीज करता रहता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, आउट गैसिंग। इसी प्रोसेस को कहा जाता है आउट गैसिंग। ठीक है, जलता है उसका, जलता है टेल, देख लेते हैं जलता है या अपीयर होता है जलता हुआ सन के उसके कारण। फोटो देखिए ना, फोटो, टेल ऑफ कॉमेट्स। Ionized gas and a dust tail made up of small solid particles. Comet tail point away from the sun. ऐसा तो कोई लिखा नहीं है, दिखता है। ऐसा क्वेश्चन भी कोई पूछा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं एक बार, है ना। कॉमेट्स बहुत ही नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या सर, तो लिखना होगा, मेरी तरफ से नहीं है। अब राजिता आवाज आ रही है ना आपको, आपको आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। यस सर, नो सर। हाँ तो उनको उनके तरफ से प्रॉब्लम होगा जो भी है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉमेट्स, अभी इस पे रिसर्च काफी चल रही है। ऐसा माना जाता है कि उच्छल तारा उच्छी होता है जो जलता हुआ दिखाई देता है, अब एग्जैक्ट जलता है कि नहीं। ठीक है,
ठीक है, देखिए होता क्या है ना, अभी बता रहे थे, इसका जो पूंछ टेल है कॉमेट्स का, वो लगातार गैस छोड़ता रहता है, मतलब गैस रिलीज करता रहता है ना, जिसको डी गैसिंग कहते हैं। और वो कभी कभी गैस क्या होता है, गैस किससे होता है, लाइटेड हो जाता है ना, जलता हुआ दिखाई देता है। कोई कोई ऐसे गैस होते हैं जो जलता हुआ दिखाई देता है ना। और टेल्स जो है, दो देखिए टेल्स जो कॉमेट्स है, दो चीजों का बना हुआ है, एक वोलेटाइल एक आइस पार्टिकल्स का बना हुआ है, दूसरा आयोनाइज्ड गैसेस का बना हुआ है, और वो गैस रिलीज होता रहता है। और क्या होता है, कभी कभी वो लाइटिंग की तरफ दिखता है। अब एक्चुअली जलता है कि नहीं ये नहीं पता है ना, जलता है कि नहीं, लेकिन लाइटेड वो दिखता है, ठीक है ना। और कुछ है, हाँ, तो इस तरह से अपीयर होता हुआ जलता। मुझे नहीं लगता है कि उसमें रियल बर्निंग होता है, बहुत जगह लिखा हुआ है कि बर्निंग होता है, हमने बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि बर्निंग होता है, उसका टेल जलता रहता है। लेकिन जहां तक मैंने स्टडी किया है, उसमें जो गैस है वो लाइटेड होते हैं, है ना। गैस जो है, जैसे कैसे प्लाज्मा गैस होता है, प्लाज्मा गैसेस होते हैं उसमें, जैसे कैसे बल्ब में जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगा तो उसमें कैसे हाँ ग्लो करता है, वही ग्लो होता है, उसका जो टेल है वो गैसेस का बना हुआ, इसलिए ग्लो करता है ना। ऐसा ऐसी चीजें होती है। और वो दूर क्यों होता है टेल हमेशा, दूर सन से दूर क्यों होता है टेल, वो सोलर विंड के कारण, सोलर विंड पढ़ाए थे है ना, सोलर विंड्स जो चलता है ना, उसके कारण उसको जो गैसेस है प्लाज्मा गैसेस, प्लाज्मा मतलब होता है आयोनाइज्ड गैसेस, आयोनाइज्ड फॉर्म में, तो वो उसको दूर करता है, उसको डिफ्लेक्ट करता है ना, उसको अपने से दूर करता है। इसीलिए वो सन से उसका टेल दूर होता है। ये लिखवा देते हैं अभी, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, यूपीएससी अभी तक पूछा नहीं है इस पे, हो सकता है आगे पूछ ले कि उसका टेल दूर क्यों होता है, क्योंकि सोलर विंड के कारण, क्योंकि सोलर विंड में क्या है, एक आयोनाइज्ड पार्टिकल्स का फ्लो है ना, और जो प्लाज्मा गैसेस है उसमें वो भी आयोनाइज्ड होते हैं, तो उसको रिपेल करता है, रिपेल करने के कारण जो टेल होगा वो हमेशा सन से दूर होता है। तो लिखिए ठीक है, द टेल्स ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, द टेल्स ऑफ, ऐसे लिखिए इसको पहले, द मिक्सचर ऑफ आई क्रिस्टल, द मिक्सचर ऑफ ice crystal and the dust particle, the mixture of ice crystal and the dust particles blows from the comet nucleus, blows मतलब बहना, blows from the comet's nucleus under the influence of solar wind, influence of solar wind, है कि नहीं। मान लीजिए अगर ये सोलर विंड नहीं रहता तो कॉमेट्स ऐसा रहता है ना, ऐसे, और इसके सेंटर में क्या क्या है, आइस पार्टिकल है और डस्ट है, डस्ट मतलब वही गैसेस है, प्लाज्मा गैसेस। अब ये सोलर विंड चला तो ये आयोनाइज्ड पार्टिकल का वो रहता है, तो ये क्या किया, अंदर जो डस्ट पार्टिकल या जो गैसेस है, जो प्लाज्मा गैसेस है, उसको बहा के ले गया, और बहा के ले गया तो देखते हैं जैसे कपड़ा जो है वो सीधा है, जब विंड चलता है तो कपड़ा कैसे ऐसे उड़ने लगता है ना, तो इसके जो गैसेस है ये उड़ने लगते हैं, और उड़ने के कारण एक टेल बनता है ना, उड़ने के कारण क्या बन जाता है, टेल बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉमेट्स में टेल कैसे बनता है। तो सबसे पहले कॉमेट्स किस चीज का बना हुआ है, आइस क्रिस्टल और डस्ट पार्टिकल्स का बना हुआ है, और उसमें गैसेस भी हैं, प्लाज्मा गैसेस, नॉन वोलेटाइल गैसेस है ना, प्लाज्मा गैसेस जो आयोनाइज्ड हैं। तो गैसेस कैसे हैं, आयोनाइज्ड है, और आयोनाइज्ड गैसेस होने के कारण
वो जो टेल है वो चमकता है, ग्लो करता है, जिसे हमें बर्निंग की तरह लगता है कि जल रहा है। तो पहला बात कि जलता क्यों है, वो टेल जो है क्यों जल रहा है, कॉमेट्स का जो टेल है वो क्यों जल रहा है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा गैसेस है, वो बर्निंग ग्लो होता है ना, सन के उसमें ग्लो करता है। प्लाज्मा गैसेस जब आयोनाइज होता है प्लाज्मा तो वो ग्लो करता है, जैसे हम मरकरी या ट्यूब में होता है ना, ट्यूब में या फिर जो बल्ब होता है, जैसे प्लाज्मा नियॉन गैसेस होता है, नियॉन ट्यूब या नियॉन बल्ब होते हैं ना, इसमें ग्लो करता है। कैसे होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो गैसेस आयोनाइज हो जाते हैं और वो ग्लो करते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब वही चार्ज पार्टिकल जब पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन पास करता है, क्योंकि सोलर विंड है क्या, चार्ज पार्टिकल्स का ही फ्लो है, बताए थे इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो है। जब ये पास करता है तो जो गैसेस है, प्लाज्मा गैसेस, वो आयनाइज हो जाते हैं और वो ग्लो करते हैं, इसलिए टेल कैसा दिखता है, ग्लो करता हुआ। और ये टेल बनता कैसे है, अगर ये सोलर विंड ना होता तो ये गोल होता, मतलब न्यूक्लियस में ही सारा डस्ट पार्टिकल्स, आइस और गैसेस न्यूक्लियस में ही रहता। लेकिन सोलर विंड के इन्फ्लुएंस में ये क्या होता है, ये ऐसे बढ़ जाता है, ब्लो करने लगता है, ब्लो। जैसे एक कपड़ा रखा हुआ है और पंखा चला दिया तो क्या होगा, कपड़ा ब्लो होगा ना। तो ये ब्लो होने के कारण हमें टेल की तरह दिखता है। तो टेल का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर विंड। तो ये दो चीजें कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और बाकी चीजें तो अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है ना, बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कॉमेट्स के बारे में, है ना, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉमेट्स में एक कंसेप्ट है शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। ये सब नए नए रिसर्च हुए हैं, इन क्वेश्चन यूपीएससी आपसे कर सकता है इन सब चीजों पे। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, कॉमेट्स हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कुछ चलता रहा, देखते आ रहे हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है ना, इतना इजी नहीं है कॉमेट्स। कॉमेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेलेस्टियल बॉडी है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेलेस्टियल बॉडी कॉमेट्स है, अगर देखा जाए तो इसका स्टडी अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स होता है। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स का मतलब है जब कॉमेट्स, जब मैंने बताया था अभी कॉमेट्स क्या करते हैं, सन के कॉमेट्स क्या करते हैं, कॉमेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। तो जब उसका पीरियड 200 अर्थ ईयर्स हो जाए और उससे लेस हो, when comets takes 200 अर्थ ईयर्स, अर्थ ईयर मतलब अर्थ पे जो साल है, एक साल में कितना रहता है 365 दिन, है ना। 200 अर्थ ईयर और लेस यानी 200 साल और उससे कम अगर लगे टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, one revolution around the sun, then it is called short period comets, short period comets। 200 से 200 या 200 से कम अगर साल लगे उसको सन के एक चक्कर पूरा करने में, तो उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। यानी कॉमेट्स 200 साल लेता है, समझ रहे हैं, अर्थ कितना लेता है, एक साल, है ना। अर्थ सन के चारों तरफ घूमने में एक साल लेता है, और कॉमेट्स 200 साल से भी ज्यादा ले सकते हैं। तो 200 साल और उससे कम जो टाइम ले कॉमेट, उसको शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स बोलेंगे। दूसरा एक टर्म है यहाँ पे हैलीज कॉमेट, मतलब एग्जांपल है हैलीज कॉमेट इज अ शॉर्ट पीरियड कॉमेट। हैलीज कॉमेट के बारे में सुना होगा आपने, है ना, हैलीज कॉमेट के बारे में। केपलर बेल्ट में वो घूम रहा है अभी। केपलर बेल्ट क्या होता है, नेपच्यून के बाद, जैसे देखिए जो लास्ट प्लेनेट कौन है, नेपच्यून है, बताएंगे आगे, बताए नहीं थे उस क्लास में। नेपच्यून के बाद एक या दो, कितना बताए थे, कितने किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर ऐसे कुछ बताए थे ना।
नेपच्यून के बाद कुछ किलोमीटर तक जो बेल्ट है उसे क्या बोलते हैं, केपलर बेल्ट, है ना। नेपच्यून और जो हमारा ड्वार्फ स्टार है उसके बीच में एक बेल्ट है, उसको बोलते हैं क्यूपलर बेल्ट। मतलब लास्ट प्लैनेट के बाद जो बेल्ट स्टार्ट होता है उसे क्यूपलर बेल्ट बोलते हैं। और क्यूपलर बेल्ट में ही हमें एक कॉमेट्स मिला, इसका नाम था हैली कॉमेट्स, और वो एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स है, यानी वो 200 साल या उससे कम लेता है सन के चारों तरफ चक्कर काटने में। 75, ओके। तो हैली कॉमेट्स इज अ शॉर्ट पीरियड कॉमेट, और जनरली शॉर्ट पीरियड कॉमेट आपको क्यूपलर बेल्ट में आपको मिलेगा। आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो, हेलो, आवाज आवाज आ रही है मेरी अपराजिता? Yes, sir. ओके, क्यूपलर बेल्ट मैंने बताया था, क्यूपलर बेल्ट जो है वो जो लास्ट प्लैनेट है हमारा, लास्ट प्लैनेट कौन है हमारा सोलर सिस्टम का? नेपच्यून, है ना। तो क्यूपिलर बेल्ट कहां से कहां है? हिंदी में खुल गया। देखिए इसको यहां पे समझिएगा, जैसे सन है, सन के चारों तरफ 9 प्लैनेट हैं, है ना। सन के चारों तरफ 9 प्लैनेट है, और जो लास्ट प्लैनेट है वो नेपच्यून है, और नेपच्यून के बाहर एक क्यूपुलर बेल्ट है, मतलब उस रीजन को क्यूपुलर बेल्ट बोलते हैं। और इसी क्यूपुलर बेल्ट में मैक्सिमम कॉमेट्स, आपको जो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स हैं, मैक्सिमम जो शॉर्ट पीरियड कॉमेट आपको कहां से आएंगे? क्यूपुलर बेल्ट से, है ना। हेली कॉमेट भी क्यूपुलर बेल्ट से ही आपको मिलता है, क्यूपुलर बेल्ट में ही मिलता है। ये कॉमेट्स जो है ये प्लैनेट के बीच में नहीं मिलेगा, यहां से यहां तो पूरे प्लैनेट है। आपको एस्ट्रॉइड भले मिल सकता है, एस्ट्रॉइड कहां पे मिलेगा? मार्स और जुपिटर के बीच में, है ना। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड मिलेगा, लेकिन कॉमेट्स कहां मिलेगा? जो लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून, उसके बियॉन्ड द लास्ट प्लैनेट यानी नेपच्यून जो क्यूपुलर बेल्ट है, उसमें आपको कॉमेट्स मिलेंगे, खासकर शॉर्ट पीरियड, है ना। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स हो सकता है क्यूपुलर बेल्ट के बियॉन्ड भी मिले, तो लॉन्ग पीरियड हो सकता है ना। 200 अर्थ ईयर और उससे कम वाले जिनका रिवोल्यूशन का पीरियड हो उसे बोलेंगे शॉर्ट पीरियड, और वो कहां मिलेगा आपको? क्यूपुलर बेल्ट में। और क्यूपुलर बेल्ट कहां से कहां एक्सटेंड करता है? लास्ट प्लैनेट से लेकर, इसका भी एक रेंज है, लास्ट प्लैनेट से लेकर कितना है इसका विथ? 55 है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस होता है जो हम
यूनिवर्स में जो डिस्टेंस नापते हैं वो किस में नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, है ना। और वो तो लाइट ईयर आप बता रहे हैं ना, एस्ट्रोनॉमिकल, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ हाँ, यस। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है, और यूनिवर्स में जो डिस्टेंस मापा जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही मापा जाता है। तो जो क्यूपलर बेल्ट है वो लास्ट ऑर्बिट, लास्ट प्लैनेट से लेकर, लास्ट प्लैनेट कौन है? नेपच्यून, यानी वहां से लेकर 55 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक जो विड्थ है, जो बेल्ट है, उसको कहते हैं क्यूपलर बेल्ट। तो याद रखिएगा कि जो लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून, वहां से 55 जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो डिस्टेंस है ना, वहां तक के जो बेल्ट है उसको बोलते हैं क्यूपलर बेल्ट। मतलब एक रीजन है ना, इस विड्थ का एक रीजन है। और मैक्सिमम जो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स होते हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं, जैसे हेली कॉमेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। एक एवरेज लिया गया है ना उसका, एपिलियन और पेरिलियन का एवरेज लिया गया है ना। जो डिस्टेंस आपको दिखाया जाता है ना वो एवरेज डिस्टेंस है, क्योंकि एपिलियन में क्या है? एपिलियन में तो बड़ा है, बड़ा होगा ना, उसका भी डिस्टेंस दिया होगा बुक में, और पेरिलियन में छोटा है। तो उसका मैं बताता हूं क्या क्या डिस्टेंस है दोनों में। एक मिनट। सन का जो डिस्टेंस है इसमें दिया होगा कहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एपहेलियन, है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस एपहेलियन बताए थे, तो कितना है? 152.1 मिलियन किलोमीटर। और पेरीहिलियन से डिस्टेंस क्या है? 147.9 मिलियन किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस क्या है? 149.8 मिलियन किलोमीटर। ये हम, मुझे लगता है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया होगा, है ना। एवरेज जो डिस्टेंस है उसको क्या होगा, है ना। ठीक है, तो क्यूपलर बेल्ट समझ में आ गया। क्यूपलर बेल्ट से ही मैक्सिमम शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स हमें मिले हैं। हेली कॉमेट्स इसका एग्जांपल है, हेली कॉमेट्स। और भी आगे कुछ इस पे रिसर्च होगा तो करंट में हम लोग पढ़ते रहेंगे कि कॉमेट से रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास आया है ना। करंट में जो सेक्शन है साइंस का उसमें आता रहता है, तो उसमें आप अपडेट करते रहेंगे चीजों को। कॉमेट्स नहीं, अभी तो इसमें अब कोई अपडेट नहीं। शॉर्ट मतलब 200 से नीचे को शॉर्ट बोल दिया कॉमेट, मतलब उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया शॉर्ट, है ना। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। लॉन्ग पीरियड भी होगा, जैसे 70 to 9 ईयर्स पीरियड। हाँ, नहीं इससे कम ही हुआ ना। 279। हाँ, तो इसको लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स बोल देंगे, है ना। लेकिन अभी उस पर कोई क्लियर नहीं रखा है, इसमें कोई क्लियर अभी तक हुआ ही नहीं है। लॉन्ग पीरियड का हमें मिला ही नहीं है ना। तो इसलिए अभी तक सिर्फ शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, यानी 200 अर्थ ईयर से कम ही हमें अभी तक देखने को मिला है, और वो क्यूपलर बेल्ट में ही जनरली मिला है। इसलिए तो बोल रहा है, जनरलाइज कर रहा, हो सकता है बाद में भी मिल जाए, है ना। तो अभी यही बोल रहा है कि क्यूपलर बेल्ट में जो हमें कॉमेट्स मिला है वो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स ही मिला है। ओके। अब नेक्स्ट है एस्ट्रोराइड। कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे कॉमेट्स के बारे में। कुछ और भी इंटरेस्टिंग कुछ मिलता है, कुछ सैटेलाइट कुछ इमेज भेजता है या फिर कुछ अपडेट होता है, तो हम लोग देखेंगे फिर वहां पे। नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड तो सिंपल सा चीज है, ये इसको मिनी प्लैनेट भी बोला जाता है। कि जो मटेरियल प्लैनेट नहीं बन पाया, है ना, जो एग्रीडेट नहीं हो पाया, है ना। प्लैनेट्स बताए थे कैसे बना था, प्लैंटेनॉइड्स को के मिलने से, एक्रीडेशन से बना था प्लैनेट्स, बताए थे ना। प्लैंटेनॉइड्स
जो डिस्क शेप का था प्लेनेटोइड, उसके ही एक्रेडेशन से, उसके ही जुड़ने से बना था प्लैनेट्स। बहुत सारे प्लेनेटोइड थे, वो जुड़ जुड़ के क्या बने, 9 प्लैनेट्स बन गए। अभी 8 प्लैनेट्स है, एक को हटा दिया है। तो जो मटेरियल प्लैनेट्स नहीं बन पाया, है ना, जो जुड़ नहीं पाया, एक्रेडेशन जिसका नहीं हो पाया, वो वहीं पे घूमता रह गया, है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में घूमता रह गया, उसी को एस्टेरॉइड बोलते हैं। तो एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, है ना। तो एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, और इसी बीच में जो बेल्ट होता है उसे एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरॉइड क्या होता है? मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। वैसा वैसा सब्सटेंस है जो प्लैनेट नहीं बन पाया, वैसा मटेरियल जो प्लैनेट नहीं बन पाया, वही होता है एस्टेरॉइड। दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज, these are celestial bodies, these are celestial bodies with sizes ranging from a few meters, with sizes ranging from a few meters to hundreds of kilometer of diameter to hundreds of kilometer radius, 100 of kilometer of diameter, sorry, diameter। कुछ एस्टेरॉइड का डायमीटर आपको मिलेगा फ्यू मीटर का, कुछ मीटर का उसको डायमीटर मिलेगा आपको, कुछ का 100 ऑफ किलोमीटर का डायमीटर मिलेगा, यानी कुछ बहुत छोटे होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे एस्टेरॉइड। और मार्स और जुपिटर के बीच में, सन के चारों तरफ वो भी घूम रहे होंगे, है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में, उनके ऑर्बिट के बीच में, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द। तो एक बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, जो एस्टेरॉइड बोल्ट है वो किसके किसके बीच ऐसे पूछा था, एस्टेरॉइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन, दो दे दिया था, है ना, मरकरी, वेनस, ऐसे ऐसे करके दे दिया था ऑप्शन, तो मार्स और जुपिटर, ये तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट ध्यान रखना है। दे आर ऑरिजिनेटेड, और कभी कभी क्या होता है, डेब्रीज भी होता है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि एस्टेरॉइड क्या है, जो प्लैनेट नहीं बन पाया, और कभी कभी बोला जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि एस्टेरॉइड क्या है, जो डेब्रीज है, मतलब जो प्लैनेट डिसइंटीग्रेट हो गया, है ना, जो प्लैनेट अभी नहीं है, डिसइंटीग्रेट हुआ, बनने से पहले ही बिखर गया, उसी का डेब्रीज है, मतलब कोई छोटा में रह गया, है ना, वो प्लैनेट बनता, बट वो प्लैनेट बना नहीं, उसके पहले ही डिसइंटीग्रेट हो गया, है ना, बिखर गया, और बिखरने के बाद कोई छोटा टुकड़ा, कोई बड़ा टुकड़ा, कोई ऐसे करके हो जाता है ना, जैसे कोई बड़ा पत्थर है, उसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, कोई छोटा टुकड़ा, कोई, वही एस्टेरॉइड है। तो दे हैव ऑरिजिनेटेड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्लैनेट्स। They are originated from the disintegration of planets, डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी प्लैनेट्स के बिखरने से, टूटने से जो चीज बना है वही है एस्टेरॉइड। और लगभग 40,000 एस्टेरॉइड हैं हमारे सोलर सिस्टम में, मार्स और जुपिटर के बीच में 40,000 एस्टेरॉइड हैं, अबाउट 40,000 एस्टेरॉइड आर देयर इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में लगभग 40,000 से ज्यादा एस्टेरॉइड है।
सबसे पहले इन एस्ट्रॉइड के सॉइल के बारे में सबसे पहले स्टडी किसने किया? जापान ने। जापान की एक सैटेलाइट है ना, उपग्रह है जो भेजा गया था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भेजा जाता है स्पेस में, उसके द्वारा पहली बार किसी एस्ट्रॉइड के सॉइल को मेजर किया गया, मतलब स्टडी की गई। किस किस एस्ट्रॉइड के सॉइल की स्टडी की गई? तो यहां पे लिखिए हायाबूसा। हायाबूसा एक स्पेस क्राफ्ट है जापान का, हायाबूसा। द हायाबूसा a spacecraft of Japan study the soil of asteroid इतोकावा। नाम क्या था एस्टेरॉइड का? इतोकावा। इतोकावा। बोला जाता है कि अगर कभी कोई एस्टेरॉइड गलती से पृथ्वी की तरफ आ गया और उसे टकराया, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो पृथ्वी हो सकता है खत्म भी हो जाए, है ना। इतने बड़े बड़े एस्टेरॉइड होते हैं। अगर किसी भी, अभी तो मार्स जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं, किसी वजह से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आ गए और अर्थ से टकरा गए तो अर्थ को चकनाचूर कर सकते हैं, है ना। तो एस्टेरॉइड बहुत ही खतरनाक है, इसलिए साइंटिस्ट लगे रहते हैं कि कौन सा एस्टेरॉइड, है ना, जो है उसका मोशन कैसा हो रहा है, कहीं वो मार्स और जुपिटर के बेल्ट से निकलकर कहीं अर्थ की तरफ तो नहीं आ रहा है। ऐसा बीच में आया था कि कोई एस्टेरॉइड, है ना, अर्थ से टकराने वाला है ना, और अर्थ से जब वो टकराएगा एस्टेरॉइड तो क्या होगा। तो एक हायाबूसा करके एक स्पेस क्राफ्ट था जापान का, उसने पहली बार किसी एस्टेरॉइड के सॉइल को स्टडी किया था, स्टडी द सॉइल ऑफ एस्टेरॉइड। उस एस्टेरॉइड का नाम क्या था? इतोकावा। इतोकावा, है ना। ये पहली बार ऐसा था जो किसी एस्टेरॉइड के सॉइल को स्टडी किया गया था, तो जापान ने किया था। नासा ने एक ARM रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर दिया है क्या? उस समय लॉन्च करने वाला था, अभी चेक कर लेते हैं लॉन्च हुआ है कि नहीं। नासा ने एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन मिशन करके एक मिशन भेजने वाला था नासा स्पेस में एस्टेरॉइड के स्टडी के लिए। एस्टेरॉइड रीडायरेक्ट मिशन। रीडायरेक्ट मिशन का मतलब जो लग रहा है कि अर्थ की तरफ आ सकता है उसको उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। रीडायरेक्ट मिशन। तो एस्टेरॉइड रीडायरेक्ट मिशन ये शायद भेज चुका है ना 2017 में, खत्म हो जाए, ठीक है। तो नासा के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, नासा के द्वारा एक एस्टेरॉइड, नासा लॉन्च्ड, ईयर नहीं मुझे याद आ रहा है, एस्टेरॉइड रीडायरेक्ट मिशन ARM, एस्टेरॉइड्स, नेट से चेक कर लीजिएगा, एस्टेरॉइड रीडायरेक्ट मिशन to stop the probable collision of asteroid and the earth, to stop the probable collision of
एस्टेरॉयड एंड अर्थ, है ना। ऐसा ये एस्केप स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, चेक करेगा कि कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ तो नहीं आ रहा है, अर्थ से कोलाइड तो नहीं होने वाला है। अगर ऐसा रहेगा तो उसे रीडायरेक्ट करेगा, है ना। इसका मिशन का यही नाम था। किस ईयर लॉन्च हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, नेट से आप चेक कर सकते हैं उसको। रीडायरेक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रॉइड। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्थ के रोटेशन, मतलब कल अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में घुस जाएंगे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर हमारा सोलर सिस्टम लगभग कंप्लीट हो गया। सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, है ना, कॉमेट्स के बारे में, मेट्रॉइड्स के बारे में और एस्ट्रॉइड्स के बारे में, मून के बारे में, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर में हम अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से फिनोमेना होते हैं और रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण क्या इफेक्ट होता है ना। ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ओके, थैंक यू। Yes, sir. समीर कॉल करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है वो मुझे कॉल कर लीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास था। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं वो मुझे कॉल कर लीजिए उसी नंबर पे, नंबर मैंने आपको सेंड किया है। ओके।